नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से, डेट इज म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम सबसे पहले जो आज की क्लास है उसमें हम कॉन्सेप्ट्स जितने भी म्यूचुअल फंड्स के उनको कवर करेंगे। और जो इससे अगली क्लास होगी उसमें हम म्यूचुअल फंड्स के जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड को समझने से पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट और अ स्कीम अंडर विच मनी इज पूल्ड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसी स्कीम होती है म्यूचुअल फंड जिसके तहत हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हैं और उस पैसे को हम कैपिटल मार्केट या हम बोल सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हमने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंतर्गत हम लोगों से पैसा रेज करेंगे और उस पैसे को यूज करके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है लिया है मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया वो एक स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे, डेट इज म्यूचुअल फंड स्कीम को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि वो म्यूचुअल फंड स्कीम को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो म्यूचुअल फंड स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप आता है, इनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ेगा। बोर्ड को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी प्रोसीजर्स को फुलफिल कराएंगे। अब ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम क्या होगा? इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो काम होगा हमारा, सबसे पहले ये लोग बनाएंगे हमारा बोर्ड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ये लोग अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सबसे पहला काम होगा, ये लोग अपॉइंट करेंगे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी कंपनी जिसके पास लीगल राइट है। लीगल राइट किस चीज का है? टू मैनेज द असेट्स। मतलब एक ऐसी कंपनी को ये लोग अपॉइंट करेंगे जिसके पास एक लीगल राइट है टू मैनेज जो असेट्स होती हैं, असेट्स को मैनेज करने का जिस पर लीगल राइट है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी को डिफाइन करूँ मैं, ये बेसिकली आपकी सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जिनके पास लीगल राइट्स होता है, जो कि हमारी असेट्स होती हैं, असेट्स को मैनेज करने का इनके पास लीगल अधिकार होता है। असेट किसकी? जो बेनिफिशियरीज की जो असेट्स होती है। हमारे केस में बेनिफिशियरीज कौन होंगे? जो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो लोग होंगे हमारे बेनिफिशियरी। तो हम कह सकते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ कंपनी दैट मैनेजेस द असेट ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी, इज नोन एज असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये लोग सबसे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को फॉर्म करेंगे, देन ये अपॉइंट करेंगे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी को ये अपॉइंट करेंगे जो एग्जिस्टिंग असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारी निप्पॉन इंडिया लिमिटेड है। निप्पॉन इंडिया लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, जो ये सेबी रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, इसके पास लीगल राइट है कि जो आपके बेनिफिशियरीज हैं उनके असेट्स को मैनेज करने का इसके पास लीगल राइट है। तो ये सबसे पहले अपॉइंट करेंगे आपकी निप्पॉन इंडिया लिमिटेड या कोई भी आपकी अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है। उसको अपॉइंट करने के बाद ये अपनी स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उस स्कीम के तहत ये लोगों से पैसा रेस करेंगे, ये फंड को रेस करेंगे, मनी को ये रेस करेंगे फ्रॉम पीपल। और जो मनी को ये रेस करेंगे उस पैसे का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर। बेसिकली जो आपकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हम बोल सकते हैं आपके शेयर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हम बोल सकते हैं डिवेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, उनमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को जो उन्होंने रेस किया है। अब जो ये पैसा रेस करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स, उनको बदले में कुछ यूनिट्स इशू करते हैं। यूनिट्स क्यों इशू करते हैं? यूनिट्स होती है आपकी एक तरीके से एविडेंस। जैसे हम डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं तो डिवेंचर्स में पैसा लगाने पे आपको क्या मिलता है? डिवेंचर्स के जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो हमको मिलते हैं। ऐसे ही हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो बदले में हमको यूनिट्स इशू करते हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस ये होता है हमारा म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड का ये हमारा एंटायर प्रोसेस होता है। अब इसी में ही देखते हैं हम, जो आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो उन्होंने सिलेक्ट करी, जैसे इन्होंने अपॉइंट करी बजाज असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इन्होंने अपनी एक बजाज असेट मैनेजमेंट कंपनी को फॉर्म किया, अपॉइंट किया। बेसिकली अपॉइंट करने के बाद उस कंपनी को हम बोलते हैं आपके फंड हाउस या म्यूचुअल फंड कंपनी, इसको नाम देते हैं। इस कंपनी को बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड कंपनी या फंड हाउस। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी की आपकी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज है, इनका जो नेट ऑफ बैलेंस होगा आपका, जो नेट ऑफ बैलेंस होता है इनका, डेट इज, एक सेकंड होगी, शायद स्टाइलिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है।
तो हमने पूरा एंटायर प्रोसेस समझा म्यूचुअल फंड का। आपका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपकी एक कंपनी होती है, बेसिकली इस कंपनी को हम नाम देते हैं स्पॉन्सर कंपनी होती है आपकी। इस कंपनी को, जो आपको म्यूचुअल फंड का आइडिया लेके आई, उस कंपनी को हम बोलते हैं स्पॉन्सर कंपनी, डेट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी का काम क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम होता है, ये अपॉइंट करते हैं आपकी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को, एएमसी कंपनी को ये सबसे पहले असेट सेलेक्ट करते हैं। जब इन्होंने असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कर लिया, देन उसके बाद ये अपनी स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके तहत ये लोगों से पैसा रेज करते हैं और उस पैसे को यूज करके ये इन्वेस्ट करते हैं इन द शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, बेसिकली शेयर मार्केट या हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जो आपके असेट मैनेजमेंट कंपनी ये लोग अपॉइंट करते हैं, इसको हम प्यार से फंड हाउसेस भी बोलते हैं, फंड हाउसेस बोल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बोल सकते हैं। अब यही प्रोसेस मैंने आपको पॉइंट्स में लिख के दिया है। देखिए, एक स्पॉन्सर कंपनी होती है, बोर्ड जो स्पॉन्सर कंपनी होती है बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट होती है। हमारे एग्जाम्पल में थी आपकी बजाज फाइनेंस लिमिटेड थी हमारे एग्जाम्पल में, जो आइडिया लेके आई थी म्यूचुअल फंड स्कीम का। अब जो आपकी स्पॉन्सर कंपनी होती है, ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है टू मैनेज, स्कीम को मैनेज करने के लिए ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। ये ट्रस्टी क्या अपॉइंट करते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी को ये ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है, लोगों से पैसा रेज करती है, रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्टमेंट करती है इन द मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में, और होल्ड करती है इन्वेस्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरीज के बिहाफ पे ये इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती है। ये इसका काम होता है आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो अब हमने म्यूचुअल फंड का प्रोसेस देख लिया। म्यूचुअल फंड का प्रोसेस में सिंपल प्रोसेस है, हम बिना देखे भी समझ सकते हैं इसको। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बेसिकली एक स्पॉन्सर कंपनी होती है। स्पॉन्सर कंपनी क्या करेगी, आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी। देन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विद द सेबी। असेट मैनेजमेंट कंपनी का फंक्शन क्या होता है, जो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत लोगों से पैसा रेज करेगी और इन्वेस्ट करेगी इन द शेयर मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, बेसिकली शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं बाय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। देखो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे रीजंस है, वैसे तो हम वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहूंगा। जैसे कि एवरी पर्सन इज नॉट प्रोफेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आर के है, ए के है, एम के है और एस के है, चार लोग हैं। आर के, एम के, एस के, ये चारों लोग जो हैं इनको 0% नॉलेज है, हम कह सकते हैं 0% नॉलेज है अबाउट फाइनेंस। इनको फाइनेंस के बारे में 0 नॉलेज है। ये नहीं जानते कि फाइनेंस यानी पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब बात आती है ऐसे लोग जो होते हैं जिनको फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो ऐसे लोगों को क्या अधिकार नहीं है पैसा कमाने का? बिल्कुल अधिकार है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है? सर बिल्कुल है। तो इन ऐसे लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल्स नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का है वो है म्यूचुअल फंड। ये लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी से, म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत क्या करते हैं, यूनिट्स परचेज कर लेते हैं, बेसिकली फंड में पैसा लगाते हैं और फंड इनको रेगुलर रिटर्न देता है। रेगुलर रिटर्न का मतलब जो भी उसका रिटर्न होता होगा वो उनको मिलता है। तो इस हिसाब से जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं, जो नहीं है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि जो फंड्स होते हैं उनको प्रोफेशनल लोग ही मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, इसमें किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, ये सारा जो मैनेज करता है, कितना पैसा लगाना है, ये जो मैनेज करेगा आपका, ये मैनेज करता है आपका फंड मैनेजर। और ये जो फंड मैनेजर होता है, ये हाईली क्वालिफाइड पर्सनल होता है, हाईली क्वालिफाइड होता है। बेसिकली हम कहें तो ये सीए या सीएमए या फिर और भी कोई अच्छे जो फाइनेंस के कोर्सेज होते हैं, उन सारे कोर्सेज की डिग्री लिए बैठा होता है। तो बेसिकली एक अच्छी लेवल का बंदा होता है, एक एक्सपीरियंस बंदा होता है, जिसको फंड्स की काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो ये जो फंड मैनेजर होता है, ये उनके पैसे को मैनेज करता है। तो जो आप देखिए, जो बंदे प्रोफेशनल्स नहीं है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको प्रोफेशनल बंदे की एडवाइस मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होती नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके पैसे से अच्छी उनको रिटर्न मिले, देन वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज आरके के पास 10,000 रुपीज है टू इन्वेस्ट करने के लिए। अब आरके जो 10,000 रुपीज है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीद सकता है। लेट से 4 से 5 कंपनीज के स्टॉक्स ही वो खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास फंड्स की
जो है लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ फंड्स है उसके पास। बट यहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड कंपनी की, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास क्या है, ये पूल करती है फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, फंड्स पूल फंड्स फ्रॉम वेरियस नंबर ऑफ इन्वेस्टर, मतलब वेरियस नंबर ऑफ इन्वेस्टर से फंड्स को पूल करती है। तो इसके पास जो फंड्स की है शॉर्टेज नहीं होती कभी, इसके पास जो फंड्स हैं उनकी शॉर्टेज कभी नहीं होती। तो इसलिए क्या करती है, पूरी मार्केट में से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपके, हम कह सकते हैं कि मोर देन हंड्रेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। जबकि हमारे पास जब 10,000 रुपीज थे तो हमारे पास लिमिटेशन था 4 एंड 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी 100 नंबर ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है, अगर हम इसकी जो यूनिट्स परचेज कर लेते हैं तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी 100 नंबर ऑफ स्टॉक्स में लग गई। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इंडिविजुअली पैसा लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 स्टॉक्स में पैसा लगा पाते हैं, लेकिन क्योंकि आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, देन आपके पास एडवांटेज है कि आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लग रहा है, जिससे कि आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो डाइवर्सिफाइड हो रहा है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। देखो लिक्विडिटी, जैसे आप जस्ट लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, जैसे आप उनको स्टॉक मार्केट में सेल आउट करके उनसे पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है उनको भी कभी भी सेल आउट करके उनसे पैसा रिडीम कर सकते हैं। उसमें भी हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो आपका पैसा लगाती हैं तो वो आपको हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराती है। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, वो समय समय पे आपको एक तरीके से कहते हैं रिपोर्ट भेजती रहती हैं, आपकी जो डेली परफॉर्मेंस है या आपकी मंथली परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट भेजती रहती है, आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड कराती रहती है कि मार्केट अब बुलिश है या बियरिश है, या आपके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न जनरेट हो चुका है, या फिर आपको कब डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस टाइप की जो जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टर के लिए, वो सारी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। बात करते हैं हम, देखिए आपने म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया, अब इसके बारे में हमको बता तो दीजिए आप इससे जो भी इनकम जनरेट होगी और जो भी इसका एक्सपेंस है उन चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। देखिए जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आपको दो तरीके से इनकम जनरेट होती है, तो डिविडेंड के रूप में, कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, सपोज आर के ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए इन एक म्यूचुअल फंड स्कीम थी, म्यूचुअल फंड स्कीम लेट से एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जिसका जो आपका डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड दे रखा था उसमें, वो 10% का दे रखा था। जब उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे, उस समय जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो थी 10,000, और आफ्टर वन ईयर जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई लेट्स से 11,000। तो आप अब बताइए इस केस में म्यूचुअल फंड से आपको कितना कितना रिटर्न मिला, आपको जो रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड से आपको वो बताना है। देखो तो म्यूचुअल फंड से हमको दो टाइप का रिटर्न मिला है, एक तो डिविडेंड के रूप में मिला है, कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में मिला। कैसे कैसे मिला है सर? डिविडेंड के रूप में जो हमको रिटर्न मिला है, कितना मिला है, हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, 10% का उसका डिविडेंड यील्ड था, इंटू 10% डेट इज 1,000 का, तो हमको डिविडेंड के रूप में पैसा मिला। दूसरा हमको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में भी कुछ गेन हुआ है। कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में कितना गेन हुआ है, हमको 11,000 उसकी क्लोजिंग वैल्यू हो गई, और जब हमने पैसा लगाया था 10,000 उसकी वैल्यू थी। तो इसका मतलब 1,000 रुपीज का हमको कैपिटल गेन के रूप में जो है रिटर्न मिला है। तो हम कह सकते हैं हमारा टोटल रिटर्न कितना हुआ, हमने जो इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, हमारा जो टोटल रिटर्न था वो 1,000 का डिविडेंड प्लस 1,000 का कैपिटल एप्रिसिएशन, डेट इज 2,000 का हमारा रिटर्न आया म्यूचुअल फंड से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रिटर्न है वो किस टाइप से मिला, एक तो हमको डिविडेंड के रूप में पैसा मिला, दूसरा हमको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में पैसा मिला। तो किसी भी स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो तरीके से पैसा मिलता है, एक तो डिविडेंड के रूप में मिलता है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में मिलता है पैसा। तो म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उसकी हमने इनकम की बात कर ली, अब साथ ही साथ हम इसके एक्सपेंस की बात करते हैं। देखिए इनकम की हमने बात की, दो तरीके से आपको पैसा मिलेगा, डिविडेंड के रूप में या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। देखो म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी आप पैसा लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो फंड मैनेजर होता है, जो आपके फंड्स को मैनेज करता है, जो इन्वेस्ट करता है इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो वो ऐसा तो नहीं आपके लिए फ्री में काम कर दे, फ्री में तो वो करेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा अपने काम करने की। जो वो फीस चार्ज करता है, या हम कह सकते हैं आपके, एक तो जो फंड मैनेजर की फीस हो गई, या आप उसको कुछ बोनस वगैरह भी देती होगी कंपनी, या इंसेंटिव्स भी देती होगी कुछ, जो जिस प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड वर्क कर रहा है उस प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ फीस भी होती होगी। तो जितने भी ये सारे एक्सपेंस हैं,
ये एक्सपेंस अल्टीमेटली जो बियर करेगा वो कौन करेगा, वो अल्टीमेटली बियर करेंगे इन्वेस्टर, क्योंकि जो रिटर्न कमा रहे हैं वो इन्वेस्टर कमा रहे हैं, तो जो एक्सपेंस है वो भी अल्टीमेटली इन्वेस्टर ही बियर करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप उससे इनकम कमाते हैं तो आपको कुछ एक्सपेंस भी म्यूचुअल फंड का इंकर करना पड़ता है। अब जो एक्सपेंस इंकर करते हैं उसको हम प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है उसमें डिस्क्राइब करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के रूप में हम म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं, जो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे कि आपने फंड मैनेजर को कोई भी फीस दी, बोनस दिया या इंसेंटिव्स दिया, या फिर कोई भी आपकी हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की कोई भी आपकी फीस हो सकती है, तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम सम अप कर लेते हैं, देन हमको मिलता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं असेट अंडर द मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपका जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, बेसिकली असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसमें एक तरफ तो आपकी आती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये आपके हो गए असेट साइड। एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, हमारा आउटस्टैंडिंग कोई भी पेमेंट्स हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो जितनी भी आपकी असेट्स होती हैं इनका हम सम अप करते हैं, असेट का टोटल लेते हैं, टोटल ऑफ असेट्स माइनस कर देते हैं हम जो भी आपके आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं, बेसिकली हम निकालते हैं इसमें नेट असेट्स। जो आपकी नेट असेट्स होती हैं उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं देन हमको मिलता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल आपका जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है फंड का या स्कीम का जितना भी एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय उस स्कीम के तहत जितनी भी आपकी नेट असेट्स है उससे डिवाइड कर देंगे, देन आपको मिल जाता है एक रेशियो। उस रेशियो को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंस रेशियो हम कैसे निकालते हैं। एक्सपेंस रेशियो हम निकालते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द फंड या स्कीम डिवाइडेड बाय असेट अंडर द मैनेजमेंट इनटू 100 करेंगे, देन आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। तो हमने देखा, अब तक हमने देखा कि स्कीम से हमने कुछ इनकम कमाई, कुछ एक्सपेंस भी इंकर किया। एक्सपेंस इंकर किया उसको हमने एक्सप्रेस किया एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में। इनकम जो हमने कमाई वो दो तरीके से कमाई, एक तो डिविडेंड के रूप में कमाई, एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में कमाई। अब एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो डिविडेंड के रूप में आपने इनकम कमाई है वो आपकी रियलाइज्ड इनकम है। कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में जो आपने इनकम कमाई है वो आपकी अनरियलाइज्ड इनकम है। ऐसा क्यों, क्योंकि रियलाइज्ड इनकम वो इनकम होती है जो आपको रिसीव हो चुकी है या रिसीवेबल है, या तो आपको रिसीवेबल है या वो आपको रिसीव हो चुकी है। अनरियलाइज्ड इनकम कौन सी होती है आपकी, बेसिकली ये अभी आपने रियलाइज नहीं किया है, आप जब यूनिट्स को सोल्ड करेंगे, जब उनको फाइनेंस बेचेंगे, जब आपको रियलाइज होगी। तो कैपिटल एप्रिसिएशन वाली इनकम आपकी अनरियलाइज्ड होती है। तो अब तक हम इनकम और एक्सपेंस की बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे एंट्री और एग्जिट लोड की। इससे पहले आप एक बार जो ऊपर के हमारे कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े एक बार उनको देख लीजिए, देन फिर हम बढ़ते हैं एक्सपेंस और वो एग्जिट और एंट्री लोड की तरफ। एंट्री और एग्जिट लोड को समझते हैं। एंट्री लोड क्या होता है, बेसिकली आपका एंट्री लोड, सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं इसकी। फीस चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी व्हेन यू एंटर्स इनटू एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। मतलब एक ऐसी फीस होती है आपकी एंट्री लोड जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपसे चार्ज करता है जब आप उस स्कीम में एंटर करते हैं। उस स्कीम में बेसिकली जब आप एंटर करते हैं या उसकी यूनिट्स को इनिशियली परचेज करते हैं, उस लोड को हम बोलते हैं एंट्री लोड। एंट्री लोड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा फ्रंट एंड लोड। ठीक है, तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसी फीस जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करेगी जब आप यूनिट्स को इनिशियली परचेज करेंगे फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनी, उसको हम बोलेंगे एंट्री लोड, या हम कह सकते हैं फ्रंट एंड लोड। बैक एंड लोड की हम बात करते हैं। बैक एंड लोड या जो आपका एग्जिट लोड है उसकी बात करते हैं। देखो बैक एंड लोड या एग्जिट लोड एक ऐसा लोड होता है जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपनी जो यूनिट्स को फाइनेंस सोल्ड आउट कर देते हैं, उस केस में जो वो आपसे फीस चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। यही लिखा हुआ है, फीस चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी व्हेन यू रिडीम द यूनिट्स, जनरली व्हेन यू रिडीम द यूनिट विद इन द 1 ईयर। मतलब जब आप अपनी यूनिट्स को विद इन 1 ईयर रिडीम कर लेते हैं, देन इस केस में जो आपसे लोड चार्ज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड या बैक एंड लोड। म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे दो टाइप की फीस चार्ज करती है। एक तो जब आप स्कीम में एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री लोड, जब आप स्कीम में से एग्जिट करते हैं, अपनी यूनिट्स को बेचते हैं, देन उस लोड को हम बोलते हैं एग्जिट लोड। ये दोनों ही बेसिकली फीस होती हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है जब आप उस स्कीम से या तो एंट्री करेंगे स्कीम में या फिर आप उसमें से एग्जिट लेंगे। तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था इसमें। इसको हम फ्रंट एंड लोड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बैक एंड लोड के नाम से भी जानते हैं, एग्जिट लोड को। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, सेबी ने क्या किया है, सेबी एबॉलिश द एंट्री लोड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम सिंस 2009। मतलब 2009 से सेबी ने क्या किया है, एंट्री लोड को एबॉलिश कर दिया है। क्यों एबॉलिश कर दिया, जिससे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अट्रैक्टिव बने, अट्रैक्टिव
फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, इसलिए उन्होंने क्या किया, एंट्री लोड जो होता है आपका, जो आपको एंट्री करते समय जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते समय जो फीस वो चार्ज करती है उसको एबॉलिश कर दिया, जिससे कि जो आपके म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बने इन्वेस्टर्स के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं देखो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। देखो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स की बात करेंगे। तीन टाइप के हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके, एक ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड। सबसे पहले बात करेंगे ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसी स्कीम होती है बेसिकली जिसमें आपकी जो यूनिट्स होती है उनको आप बाय एंड सेल कर सकते हैं एट एनी टाइम, कभी भी कहीं भी कैसे भी आप उनको खरीद सकते हैं और कभी भी कहीं भी उनको आप बेच सकते हैं। ऐसे टाइप के फंड को हम बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। अब बात आती है इनको खरीदते समय और बेचते समय जो इनकी वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है। इनकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो होती है बेस्ड ऑन एनएवी। एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू क्या होती है आपकी, जो आपकी टोटल असेट्स होती है। टोटल असेट मतलब बेसिकली नेट असेट्स जो आती होती हैं आपकी, टोटल एसेट माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटीज जो होती हैं आप उनको लेस कर देते हैं, देन आपको मिलता है नेट असेट। नेट असेट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट से जब आप डिवाइड करते हैं देन आपको मिलता है उनकी एनएवी पर यूनिट। ये होती है आपकी ग्रॉस एनएवी, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से जो म्यूचुअल फंड की है, देन उसको हम बोलते हैं नेट एनएवी पर यूनिट, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो जो इनकी बाय और सेल पे जो वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं हम एनएवी के बेसिस पे। हर दिन के एंड पे जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी एक एनएवी निकलती है, उस एनएवी पे आप अपनी यूनिट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब जो आपका ओपन एंडेड फंड है उसकी लिक्विडिटी की बात करें, क्योंकि इनको कभी भी कहीं भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो इनकी जो लिक्विडिटी होती है वो हाई होती है, हाई लिक्विडिटी होती है। मैच्योरिटी डेट कभी भी इनको बेच सकते हैं आप, कभी भी इनको खरीद सकते हैं विद द असेट मैनेजमेंट कंपनी। देयरफॉर इनकी जो है मैच्योरिटी हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी होती है, वेरी हाई लिक्विडिटी होती है इनकी। अब इसी के जो रिवर्स में हमारा फंड आता है वो आता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड की बात करते हैं, एक बेसिकली ऐसी तरीके की स्कीम होती है जिसमें आप फंड को, जिसमें आप यूनिट्स को बाय करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू फंड ऑफर। जैसे आपने देखा होगा आईपीओ होता है, आईपीओ की तरह ही होता है इनका म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर, एनएफओ होता है इनका। म्यूचुअल फंड के केस में आईपीओ को ही हम एनएफओ बोलते हैं। जब आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी फर्स्ट टाइम यूनिट्स को इशू करती है देन उस ऑफर को बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। उस ऑफर के दौरान आप इसकी यूनिट्स को खरीद सकते हैं और इनको बेच कब सकते हैं, बेच सकते हैं आप केवल आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब फिक्स्ड पीरियड की इनकी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी कितनी होती है, 3 से लेकर 7 ईयर्स तक की इनकी मैच्योरिटी होती है। जस्ट लाइक हमारी जैसे बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की मैच्योरिटी होती है वैसे ही क्लोज एंडेड फंड्स की मैच्योरिटी होती है हमारी। एक बार आपने इन्हें असेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीद लिया देन आफ्टर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आप इनको बेच सकते हैं। बट इनमें भी क्या होता है हमारा क्लोज एंडेड फंड में, क्लोज एंडेड फंड में आप इनको बेच सकते हैं जब आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें जो आपकी यूनिट्स है उनकी मैच्योरिटी हो जाए, मतलब आफ्टर मैच्योरिटी आप इनको बेच सकते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा हमारे लिए लीनियंट है, हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा लीनियंसी हो गई है कि आप इन यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जो आपकी क्लोज एंडेड फंड्स की यूनिट्स हैं आप मैच्योरिटी तक का इंतजार ना करते हुए भी आप इनको जो है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में इनको सेल और परचेज कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी हद तक जो उनकी लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट ने प्रोवाइड कर दी है आपको। वैसे इनकी अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो 3 से 7 ईयर्स तक की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था। तो क्लोज एंडेड फंड जस्ट अपोजिट है ओपन एंडेड फंड का। आप इसमें खरीद सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू फंड ऑफर एंड बेच सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी ओनली। बट लिक्विडिटी इसमें स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करा दी, आप स्टॉक मार्केट में इनको सेल और बाय कर सकते हैं वो क्लोज एंडेड फंड की यूनिट्स को भी। अब आती है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड क्या होता है, इन दोनों फंड्स का जो सम अप होता है उसको बोलते हैं इंटरवल फंड। बेसिकली ओपन एंडेड के भी कुछ फीचर्स है और कुछ क्लोज एंडेड फंड्स के भी फीचर है, उसको बोलते हैं इंटरवल फंड्स। समझते हैं, देखिए क्लोज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट ओपन फॉर ट्रांजैक्शन एट द स्पेसिफाइड इंटरवल। क्लोज इंटरवल फंड में क्या होता है आपका, जो आप यूनिट्स बाय करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ न्यू फंड ऑफर तो खरीदते हैं। दूसरा आप स्टॉक मार्केट में से भी यूनिट्स को खरीद सकते हैं। देन उनको बात आती है बेचते कैसे हैं। उन यूनिट्स को आप सोल्ड आउट कब कर सकते हैं, या तो आप मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी क्या होती है जनरली स्पेसिफाइड इंटरवल्स में मैच्योरिटी होते हैं। जैसे इसमें तो मैच्योरिटी है इसमें 3 ईयर्स से 5-7 साल तक, जैसे कि इसमें 3 साल की मैच्योरिटी हो गई। और यहीं आप इंटरवल फंड्स में जाएंगे देन इसमें जो मैच्योरिटी होगी वो ऐसे होगी, एक तो 1 ईयर पे, 1 ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आप इनको बेच सकते हैं, सेकंड ईयर के एंड में आप इनको बेच सकते हैं, थर्ड ईयर के एंड में बेच सकते हैं। ऐसे तरीके के जब आपके इंटरवल आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं देन इसको हम बोलते हैं इंटरवल फंड।
तो आपको समझ में आया होगा 3 टाइप के हमारे फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जिसमें हम कभी भी कहीं भी खरीद सकते हैं अपनी यूनिट्स को, कभी भी बेच सकते हैं इनको, ये ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू फंड ऑफर आप इनको खरीद सकते हैं और आप इनको बेचेंगे कब, बेचेंगे आफ्टर मैच्योरिटी। इंटरवल फंड में दोनों के फीचर्स होते हैं, खरीद सकते हैं आप इनको न्यू फंड ऑफर के दौरान या स्टॉक मार्केट में से भी खरीद सकते हैं, और बेचेंगे कब, आफ्टर मैच्योरिटी। और इनकी मैच्योरिटी जनरली इंटरवल्स पे होती है। इंटरवल स्पेसिफाइड इंटरवल, जैसे आपका 1 साल फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, इस टाइप से आपके इंटरवल्स होते हैं जब आप इनको बेच सकते हैं। इंटरवल फंड में दोनों के ही फीचर्स होते हैं और तीनों टाइप के ही फंड जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज में तीनों टाइप के ही जो फंड्स है वो हमारे ट्रेड होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है काफी हद तक हमको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करा देता है। आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्टली खरीदने और बेचने की भी जरूरत नहीं है, आप स्टॉक मार्केट्स में भी इनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हमने इधर पढ़ लिया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करेंगे स्कीम्स इन म्यूचुअल फंड्स। अब आती है हमारी म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसमें कुछ टाइप की हमारी स्कीम्स है और उन स्कीम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कीम्स इन म्यूचुअल फंड्स। अब स्कीम्स इन म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने से पहले एक बार जो अभी तक पढ़ा है उसको देखिए, देन फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड के तहत जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए स्कीम्स का मतलब क्या है, स्कीम्स का मतलब है जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड आगे जितने भी शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके के बेसिस पर जो हमारी जो एक पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्कीम्स। बेसिकली समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक स्कीम को समझते हैं जैसे कि बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में हमारा क्या होता है, एक हाइब्रिड फंड होता है जिसमें जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है, बेसिकली असेट मैनेजमेंट जो कंपनी है जो आपकी, वो इन्वेस्ट करती है बोथ इक्विटी एंड डेब्ट्स में। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स में भी अगर ये करती है, देन इस टाइप की जो स्कीम है, इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस फंड। मतलब बेसिकली इक्विटी में भी आपने इन्वेस्ट किया, डेब्ट में भी आपने इन्वेस्ट किया, इसको हम बोलेंगे बैलेंस फंड। फिर अगली टाइप की जो हमारी स्कीम है वो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेगी, केवल जो इक्विटी है उसी में इन्वेस्ट करेगी। और इक्विटी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की इक्विटी है, जैसे कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं, इंफ्रा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं हमारे इन्वेस्ट करेगी। दूसरा आपके जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है उसके जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगी। और हम कह सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगी। तो इस टाइप के जब डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो और जो उसमें शेयर्स होते हैं आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन उस टाइप के हम फंड को बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। बेसिकली इक्विटी में आप इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की इक्विटी है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी जो शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के इक्विटी शेयर्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है उसके भी काफी सारे टाइप्स हैं हमारे। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के हमारे काफी सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्सी फंड। देखो फ्लेक्सी फंड का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सी फंड का मतलब होता है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका फंड मैनेजर है जो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू मेक इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसके पास उसमें फ्रीडम है, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी। अब क्योंकि हम इक्विटी फंड में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में के पार्ट समझ रहे हैं, तो उसका मतलब तो सिंपल ये तो हमारा क्लियर है ही कि इसमें हम जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। और इक्विटी शेयर्स भी कौन से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, डिफरेंट सेक्टर्स के, और डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले। अब जब हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे और ये प्योरली जो डिसीजन होगा वो फंड मैनेजर का होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, देन उस टाइप की स्कीम को हम बोलेंगे फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम।
अब बात करते हैं मल्टी कैप की। मल्टी कैप में क्या होता है, आपके जो फंड मैनेजर उस पर रेस्ट्रिक्शन हम लोग डाल देते हैं कि आपको एटलीस्ट 25% तीनों टाइप के कैप वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिड कैप में 25% करना पड़ेगा, आपका लार्ज कैप में 25 करना पड़ेगा, स्मॉल कैप में 25 करना पड़ेगा। एटलीस्ट 25% तीनों टाइप के स्टॉक्स, तीनों टाइप के कैपिटलाइजेशन में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीनों टाइप के जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट जो बचा हुआ 25% है वो आप जो फंड मैनेजर उसका डिस्क्रिप्शन है, वो तीनों टाइप के स्टॉक्स में से किसी में भी पैसा लगा सकता है। मतलब एटलीस्ट आप पे रिक्वायरमेंट डालनी 25% तीनों में आप इन्वेस्ट करना ही करना। बाकी जो बचा हुआ 25% है वो आपके ऊपर, आप किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? कॉन्ट्रा फंड में होता है हमारा इन्वेस्ट इन अंडरवैल्यूड स्टॉक विद द पोटेंशियल फॉर द हाई रिटर्न। अब जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसको लगता है कि हाई रिटर्न आ सकती है, जैसे कि और वो स्टॉक प्रेजेंटली अंडर वैल्यूड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में जो हमारा टाटा मोटर्स है वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अंडर वैल्यूड स्टॉक क्यों है? क्योंकि अगर हम उसका वैल्यूएशन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अगर हम उसका वैल्यूएशन निकालते हैं तो मार्केट ने उसको जो वैल्यूएशन दे रखा है और जो मार्केट में करंटली उसका जो प्राइस चल रहा है वो काफी लो चल रहा है, तो हम इसलिए उसके स्टॉक को क्या कहेंगे, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो जो हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इस टाइप के स्टॉक्स में पैसा लगाएगी जो आज की डेट में अंडर वैल्यू है, लेकिन उसमें हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का उसमें हाई पोटेंशियल। इस टाइप के स्टॉक्स में जब पैसा लगाती है म्यूचुअल फंड कंपनी, देन उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड स्कीम। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स फंड की बात करेंगे। देखिए, इंडेक्स फंड की अपन लोग बात करते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड डुप्लीकेट्स द पोर्टफोलियो ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स सच एज निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। मतलब जो आपका फंड मैनेजर है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, फंड मैनेजर है जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो क्या करता है बेसिकली जो आपकी निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आप जानते होंगे, इसमें टॉप मोस्ट इंडिया की जो टॉप मोस्ट आपकी 50 कंपनीज हैं उनका एक तरीके से हमका पोर्टफोलियो होता है। तो जिस रेशियो में ये टॉप 50 कंपनीज आपकी निफ्टी 50 में लिस्टेड है, उसी रेशियो में वो एक सिमिलर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बनाता है और उसी पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टमेंट करता है। देन उस टाइप के जो फंड होता है, उस टाइप की जो स्कीम होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। बेसिकली आपकी कोई बेंचमार्क इंडेक्स होती है, जैसे हमारे केस में निफ्टी 50 था, एक बेंचमार्क इंडेक्स होती है निफ्टी 50 या सेंसेक्स हम बोल सकते हैं। इसके बेसिस पे ये पोर्टफोलियो बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम बनाते हैं मार्केट जैसा पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल जब सेम मार्केट जैसा आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, देन उस टाइप की जो स्कीम होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के बारे में आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एग्जैक्टली हम मार्केट को कॉपी करते हुए जो मार्केट में जो हमारा पोर्टफोलियो जिस रेशियो में हमारे शेयर्स लिस्टेड है उसी रेशियो में हम अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, देन उस टाइप की स्कीम को बोलेंगे इंडेक्स फंड स्कीम। अब इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो लो होता है। क्यों होता है लो? क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड है। आप देखते होंगे जो निफ्टी 50 का जो कंपोजिशन है वो तो सभी लोगों को पता ही रहता है। आप जो रेगुलरली मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको मालूम होता है कि निफ्टी 50 में जैसे रिलायंस का कितने परसेंट स्टेक है, या फिर आपका हम कह सकते हैं जो अदर कंपनीज है आपकी आईटीसी का कितने परसेंट स्टेक है, तो इतना स्टेक सबको जनरली मालूम होता है। तो इसमें फंड मैनेजर का जो ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता। उसका कंपोजिशन ना वो एज इट इज ही रखता है। निफ्टी की जो निफ्टी 50 में जितना कंपोजिशन है उतना ही पार्टिकुलर स्टॉक का कंपोजिशन रखता है। तो इसलिए जो इस फंड को हम बोलते हैं पैसिवली मैनेज फंड है। पैसिवली मैनेज क्यों है? क्योंकि जो कंपोजिशन रखना है वो एग्जैक्टली मार्केट के इक्वल रखना है। देखो फंड मैनेजर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मगजमारी नहीं करनी, इसलिए जो उसमें एक्सपेंस रेशियो होता है वो लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो फीस है वो हम उसमें कम पे करते हैं, उसमें जो उनकी फीस होती है वो लो होती है। क्योंकि ये फंड ही जब पैसिवली मैनेज है आपका, एग्जैक्टली आपको पता है कितना कंपोजिशन किस स्टॉक का होगा, तो आप उनको ज़्यादा फीस क्यों देंगे? इसलिए इंडेक्स फंड में जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। ठीक है, इंडेक्स फंड के बाद बात करेंगे डिविडेंड यील्ड फंड की। ये हमारा आखिरी है डिविडेंड यील्ड फंड। जो हमारा वो हम पढ़ते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, उसका जो है आखिरी पॉइंट है हमारा डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड बेसिकली आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका कोल इंडिया है। कोल इंडिया में जो आपको डिविडेंड मिलता है वो 6 से लेके 7% तक का डिविडेंड मिलता है। जैसे आपका वेदांता है। तो ऐसे स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं, देन उस टाइप के हम पोर्टफोलियो को
उस टाइप के जो स्कीम होती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स में आपका जो फंड है वो पैसा लगाता है जो हाई डिविडेंड देते हैं, उसके बेसिस पे आपकी जो है रिटर्न कैलकुलेट होती है। तो हमारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जो हमारे 5 टाइप्स थे वो हमने कवर कर ली। फ्लेक्सी फंड ऐसा फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर का ही डिस्क्रिप्शन होता है, तीनों तरीके के फंड में से किसी में भी पैसा लगा सकता है। मल्टी कैप में एटलीस्ट 25% तो पैसा लगाएगा हर एक फंड में। कॉन्ट्रा फंड में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जिससे कि आपको हाई रिटर्न जनरेट हो। इंडेक्स फंड में क्या होता है एग्जैक्टली जो निफ्टी 50 है मार्केट है आपकी बेंचमार्क इंडेक्स कॉपी करते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड में आपके जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं उनमें आप पैसा लगाते हैं, फंड मैनेजर उनमें पैसा लगाता है। फिर आगे बात करते हैं अपनी, एक बार इधर तक आप देख लीजिए, देन फिर आगे बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से। अब बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से। देखिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आप सभी ने पढ़ाई होगा इसके बारे में, तो अपने सीए इंटर के इनकम टैक्स में एक इस टाइप की स्कीम होती है जो आपको 80C के जो रिडक्शंस होते हैं इनकम टैक्स के उसको लेने में मदद करती है। अप टू 1,50,000 के जो 80C के रिडक्शंस हैं उनको लेने में जो स्कीम मदद करती है उसी को हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस टाइप की स्कीम में जो लॉक इन पीरियड होता है आपका 3 ईयर्स का होता है। अब जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस टाइप की जो स्कीम होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं द इक्विटी एंड द इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसमें जो फंड मैनेजर है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन द इक्विटी एंड द इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से आपको 80C में रिडक्शन मिलता है अप टू 1,50,000 का, और इसमें 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। फिर हम बात करते हैं सेक्टर फंड की। सेक्टर फंड क्या होता है हमारा? सेक्टर फंड बेसिकली जब फंड मैनेजर स्पेसिफिक सेक्टर और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं देन उस टाइप के फंड को हम बोलते हैं सेक्टर फंड। फिर बात करते हैं थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड बेसिकली जब फंड मैनेजर होता है जो आपका पार्टिकुलर थीम और ट्रेंड फॉलो करता है उसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन थीम और ट्रेंड। जैसे कि अभी फिलहाल में आप देखते होंगे जैसे विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में जो ट्रेंड होता है ट्रेंड किसकी तरफ होता है? टुवार्ड वूलन क्लॉथ, मतलब वूलन क्लॉथ जो होते हैं लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो जो फंड मैनेजर है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो पार्टिकुलरली वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है, मतलब जिनका पूरा धंधा ही वूलन क्लॉथ्स पर डिपेंडेंट है। तो इस टाइप के जो फंड्स, इस टाइप के जो शेयर्स होंगे उनमें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली जो आपकी प्रेजेंट में थीम चल रही है, प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड स्कीम में, जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड या थीम, देन उसको हम बोलते हैं थीमेटिक फंड। अब बात करते हैं आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा फंड है। आर्बिट्राज फंड क्या होता है? एक्सप्लिसिट द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड द फ्यूचर मार्केट। आर्बिट्राज फंड होता है बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ फंड होता है जिसमें जो फंड मैनेजर है वो आपके कैश और फ्यूचर मार्केट के बीच में जो गेन और जो डिफरेंसेस होता है उसके बीच जो डिफरेंसेस होता है उसमें वो लोग कमाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आर्बिट्राज फंड में वो फंड मैनेजर क्या करता है, वो कर देता है आपका सेल सेल जैसे कि हम कहें सेल रिलायंस का जो शेयर है, सेल रिलायंस शेयर एट द रेट 1,000 ईच में आज वो सेल कर देगा। प्रेजेंट में वो क्या करेगा? सेल कर देगा। और फ्यूचर मार्केट में उसको लगता है जो रिलायंस का शेयर है वो गिरने वाला है तो वो क्या कर लेगा? फ्यूचर बाय कर लेगा, उसको फ्यूचर बाय कर लेगा एट द रेट जो भी फ्यूचर का रेट होगा। लेट से फ्यूचर में जो बाय कर लेगा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लेगा 800 ईच। तो इसका मतलब क्या है, जब वो उसने स्पॉट सेल कर दिए रिलायंस के शेयर एट द रेट 100 ईच में और फ्यूचर बाय कर लिए एट द रेट 800 ईच, तो उसको जो है आर्बिट्राज का गेन हो गया
200 ईच का पर शेयर का। तो यही होता है हमारा आर्बिट्राज फंड। बेसिकली आपकी जो कैश मार्केट है, जो आपकी स्पॉट मार्केट है और जो आपकी फ्यूचर मार्केट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लिसिट करके जो फंड मैनेजर रिटर्न जनरेट करके देते हैं उसी को हम बोलते हैं आर्बिट्राज फंड। बेसिकली लो रिस्क का होता है इसमें आर्बिट्राज फंड में, क्योंकि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करके चलते हैं फ्यूचर में कि हम 800 में तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इसलिए आपका जो रिस्क है वो लो होता है, लो वॉलिटिलिटी होती है रिटर्न्स में, मतलब रिटर्न्स भी आपकी ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती इन केस ऑफ आर्बिट्राज फंड। अगले टाइप ऑफ फंड की बात करते हैं, दैट इज हेज फंड। हेज फंड देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फंड है ये हमारा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है। हेज फंड क्या होता है, बेसिकली एक एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके जब आप फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं हेज फंड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड दैट यूजेस द एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जनरली यूज्ड बाय द वेल्दी इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन। हेज फंड का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपके जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी एडवांस लेवल की जो स्ट्रेटजीज होती हैं या टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करके जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इन शेयर्स स्टॉक्स वगैरह में, जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं देन उस टाइप के फंड को हम बोलते हैं हेज फंड, काफ़ी एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके। अब लेकिन जो हेज फंड होता है ये प्राइवेटली मैनेज फंड होता है। जो हेज फंड होता है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता, ये केवल चुनिंदा जो लोग होते हैं आपके, बेसिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हीं के लिए होता है। क्यों होता है सर इनके लिए? क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है आपका वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जब आपके फंड मैनेजर एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, तो इसलिए जो फीस ले चार्ज करते हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट होती है, ओवरऑल जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो भी इसमें हाई होता है। इसलिए ये जो फंड होता है केवल कुछ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ही अवेलेबल होता है, मतलब जो बड़े बड़े वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए हेज फंड अवेलेबल होता है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? ओनली फॉर द हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हाई होते हैं। नॉर्मल पब्लिक कितने एक्सपेंस रेशियो को एफआईडी नहीं कर सकती, इसलिए सेविनेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, केवल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए ही ओपन रहेगा। चार्जेस परफॉर्मेंस फीस एज अ परसेंटेज ऑन द प्रॉफिट। इन एडिशन टू द एक्सपेंस रेशियो ये लोग आपसे परफॉर्मेंस फीस भी चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ हेज फंड परफॉर्मेंस फीस क्या होती है? एक ऐसी फीस जो आपके प्रॉफिट्स पे बेस्ड होती है। जो फंड मैनेजर होता है वो एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ आपसे प्रोफेशनल फीस भी चार्ज करता है इन केस ऑफ हेज फंड। हमने देख लिया एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को ये लोग फॉलो करते हैं। दीज फंड ऑलमोस्ट डिस्क्लोजेज देयर पोर्टफोलियो पब्लिकली, डू नॉट डिस्क्लोजेज देयर पोर्टफोलियो पब्लिकली, मतलब वही है जो इनका पोर्टफोलियो होता है हेज फंड वालों का, ये पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते इसका मतलब क्या है? ये अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए जैसा कि ये अवेलेबल होता है, तो इनकी जो एग्रेसिव स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं ये इनको ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते ये। तो ये इसलिए ही लिखा गया है कि जो ये फंड होता है आपका हेज फंड ये प्राइवेटली मैनेज फंड होता है, और जो इनकी स्ट्रेटजीज होती है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। एक एग्जांपल ले रखा है मैंने हेज फंड का। एग्जांपल क्या है कि जो आपके हेज फंड है, जैसे जो हेज फंड में जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे कि उन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेल कर दिया स्टॉक का। जैसे कोई भी स्टॉक था, जैसे टाटा मोटर्स का, उन्होंने स्टॉक शॉर्ट सेल कर दिया। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है कि उन्होंने आज बेच दिया जबकि उनके पास शेयर्स है भी नहीं वो, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन थी वो शेयर्स डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन की इनको एक्सपेक्टेशन कैसे मिली? उन्होंने यूज़ की एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। उनको यूज़ करके उनको पता चला जो टाटा मोटर्स का शेयर है फ्यूचर में डिक्लाइन होगा, तो उन्होंने क्या किया, वो आज ही उस शेयर को बेच दिया, शॉर्ट सेल कर दिया। अब जो उसकी जो प्रोसीड्स आई, उनको बेच के जो पैसा मिला, उस शेयर को बेच के जो पैसा मिला, उन्होंने उसका क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी इन द सेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट। मतलब दोनों तरीके से फायदा हो गया उनको। फायदा कैसे हुआ कि आपका जैसे टाटा मोटर्स का जो शेयर्स था उन्होंने आज 1,000 रुपये के रेट पर बेच दिया, फ्यूचर में जो उसका प्राइस था लेट से 800 हो जाएगा, तो 200 का तो फायदा इधर हो गया। अब क्योंकि उन्होंने स्पॉट से वो शॉर्ट सेल किया है इसको, तो उनको डे वन पे 1,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे, और उस 1,000 को उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जो एप्रिशिएट हो जाएंगी। एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाएंगी। वो 1,000 का पैसा आपका 1,100 हो गया, तो इधर से भी उन्होंने रिटर्न कमा लिया 100 का। तो ऐसे करके उन्होंने जो टोटल रिटर्न 300 का कमा लिया। तो हेज फंड में बेसिकली ऐसी ही स्ट्रेटजीज को आप यूज़ करते हैं जिससे आपका डबल बेनिफिट होता है, डुअल बेनिफिट होता है दोनों तरीके से भी, मतलब चिट भी आपके और पट भी आपके, ऐसा ऐसा होता है आपका हेज फंड में। तो हेज फंड भी हमारा इधर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कैश फंड्स और ईटीएफ्स की। देखिए ईटीएफ से, ईटीएफ एक अलग से बिगर टॉपिक है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।
आज का जो लेक्चर है उसको हम कैश फंड से ही एंड कर देंगे। कैश फंड को और समझ लेते हैं। कैश फंड में क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली जब फंड मैनेजर आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपके ट्रेजरी बिल्स होगा जिनकी मैच्योरिटी 90 डेज से कम होती है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जब आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा, देन उस टाइप के हम फंड को बोलेंगे, उस टाइप की स्कीम को बोलेंगे कैश फंड, कैश फंड स्कीम। तो इधर हमारी जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स की, इधर हमारी एंड हो जाती है। केवल आपकी एक स्कीम बचती है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो और हमको डिस्कस करनी है क्योंकि ईटीएफ हमारा एक बिगर टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ईटीएफ से कंटिन्यू करेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से, और बचे हुए जो भी रेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए अपने म्यूचुअल फंड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दी एंड करेंगे। दो तीन हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले। देखिए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। अगर आपसे वो पूछे क्वेश्चन में कि आपको एनएवी कैसे कैलकुलेट करनी है, नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू आपको बताया था मैंने बेसिकली कैसे कैलकुलेट होगी। आपकी जितनी भी आपकी असेट साइड्स है, सब जितनी भी आपकी असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, उन सबको आप ऐड कर लीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एट द मार्केट प्राइस आपको इंक्लूड करनी है। आपकी जो जितने भी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन पे जितना भी आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड एक्रूड है उनको ऐड करेंगे, वो भी आपके असेट्स हैं। लेस कर देंगे आपके जितनी भी एक्रूड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, तो आपको मिलेगी नेट असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइडेड बाय कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, देन आपको मिल जाएगा एनएवी पर यूनिट, दैट इज नेट असेट वैल्यू पर यूनिट आपको मिल जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में ही, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है, टू इंश्योर द फेयरनेस वेयर द इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल यूनिट्स एट एनी टाइम। मतलब क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा हमारे वो लॉस में ना हो। लॉस में ना होने का मतलब क्या है, उनकी जो पोजीशन है वो कभी भी ऐसी ना हो जिससे कि उनको लॉस इंकर हो। लॉस कैसे इंकर हो सकता है उनको, सपोज जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2011 से एंड होता है हमारा 31 मार्च 2012 को। अब जो हमारी ओपनिंग यूनिट्स थी फंड की वो थी लेट से 100 यूनिट्स, और हर यूनिट की वैल्यू थी 10 पर यूनिट। अब जो हमारे इनिशियल 1/4/2011 को जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनके पास जो यूनिट्स थी वो 100 यूनिट्स थी। अब 1 जुलाई को क्या हुआ कि जो फंड था उसने हमारी एडिशनल यूनिट इशू करी, एडिशनल यूनिट्स इशू करी उसने। तो जो एडिशनल यूनिट्स जो फंड हमारा इशू कर रहा है वो किस रेट पे इशू करेगा, तो उसके लिए हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। अब कोई अब जो है फंड क्या कहेगा, फंड कहता है कि हमारी जो ओपनिंग एनएवी थी 10 पर यूनिट की, तो जो इन्वेस्टर है वो कहेगा कि आप हमको 10 पर यूनिट में ही इशू कर दीजिए। लेकिन जो फंड है वो 10 पर यूनिट में इशू नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए 1/4/2011 से लेके 1/7/2011 तक हमारे जो फंड है उसने कुछ इंटरेस्ट भी एक्रूड कर लिया। इंटरेस्ट एक्रूड करने का मतलब क्या है, इस पीरियड में उसने कुछ तो इनकम कमा ली। अब जो उसने इनकम कमा ली, अब जो 1/7/2011 को जो इन्वेस्टर आ रहा है, लेट से आर के आ रहा है, जिसको न्यू यूनिट्स परचेज करनी है फंड में, वो एट द रेट 10 ईच में खरीदना चाहता है, जबकि फंड जो था उस दिन तक 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो कमा चुका था। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि ये अनफेयर डील हो रही है, अनफेयर डील हो रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जिनके पास 100 यूनिट्स है। क्यों हो रही है सर अनफेयर डील? अनफेयर डील इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो डे 1 पे 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, और आप 1 जुलाई को भी आप जो खरीदना चाहते हो यूनिट्स उसको भी आप एट द रेट 10 ईच पे ही खरीदना चाहते हो। तो मतलब जो उन्होंने इस पीरियड तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड किया, तो उस केस में उनकी जो रिटर्न है वो भी तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी फॉर इशूइंग द न्यू यूनिट्स। यही हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है। जब आपको इशू प्राइस निकालना है फॉर द न्यू यूनिट्स के लिए आपको इशू प्राइस निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे जो आपकी ओपनिंग एनएवी है दैट इज 10 प्लस करेंगे आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब है जो आपकी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है उन्होंने जितना भी आपका पैसा कमाया है उस दिन तक उसको आप उनसे रिकवर करेंगे। लेट से हमारे एग्जांपल में जैसे 1000 रुपी, हमारे एग्जांपल 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट था वो एक्रूड हो गया था, मतलब 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट उन्होंने कमा लिया था 100 यूनिट्स वालों ने। देयरफॉर हम क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे जब आपने 100 रुपीज़ कमाया है और ये 100 रुपीज़ बिलोंग करता है 100 यूनिट्स को, देयरफॉर पर यूनिट जो आपकी वैल्यू आती है पर यूनिट कितना कमाया होगा, पर यूनिट 1 रुपीज़ का हम कह सकते हैं रिटर्न जनरेट हुआ है।
तो आप जब नई यूनिट्स इशू करेंगे 10 रुपीज़ तो उनसे डिमांड करें ही करें, प्लस 1 रुपीज़ जो आपने रिटर्न कमाया है टिल डेट तक उसको भी डिमांड करेंगे। देन उस केस में हम बोलेंगे कि हमने जो प्राइस डिमांड किया है वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके किया है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना जो नई यूनिट्स खरीदना चाहते हैं फंड्स में, वो क्या करेंगे, एक तो ओपनिंग एनएवी देंगे, प्लस आपको उस दिन तक का जितना भी उनका डिविडेंड या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट जो एक्रूड है, उस इंटरेस्ट का जितना भी उनके पोर्शन आता है उस पोर्शन को वो लोग देंगे। तो यही होता है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो हमसे कहता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो, क्योंकि आपके जो नए इन्वेस्टर्स हैं अगर वो ओपनिंग एनएवी पे ही आपकी यूनिट्स इशू कर देंगे आप, देन उनको लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा, कि उन्होंने तो इतने पीरियड तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया जब उन्होंने 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक्रूड किया, और जो आपके नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस दिन पे आके आपसे ओपनिंग एनएवी पे ही यूनिट्स अगर इशू कर देंगे आप उनको, देन उनको तो बैठे बिठा ही जो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट है वो उसमें भी हिस्सा मांगने लग जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप उस दिन तक की जितनी भी आपकी इनकम है उसमें जो शेयर होगा उसको भी उनसे डिमांड कीजिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे, जिससे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो बिकॉज ऑफ न्यू यूनिट्स। तो यही डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी, जब वो अपने शेयर्स को बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, देन उस केस में जब आप उनकी जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्राइस डिटरमाइन करेंगे आप उनकी, बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन प्राइस। आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, रिडेम्पशन प्राइस होगी आपकी ओपनिंग एनएवी प्लस उस दिन तक का डिविडेंड। जैसे कि इसी एग्जांपल में 1/7/2000 1 जुलाई को अगर वो इन्वेस्टर्स इस स्कीम से छोड़ना चाहता, मतलब एक तरीके से उनको रिडीम करना चाहता अपनी यूनिट्स को, तो किस प्राइस पे रिडीम करता, एक तो 10 पर यूनिट तो उसकी ओपनिंग एनएवी थी, दूसरा इस दिन तक जो आपके फंड ने इनकम कमाई, डेट इज 100 रुपीज़ की इनकम कमाई फॉर 100 यूनिट्स के लिए, उसमें उसका शेयर कितना है 10 पर यूनिट प्लस 1 पर यूनिट का उसका शेयर है, देयरफॉर उस दिन पे जो आपकी प्राइस होगी रिडेम्पशन प्राइस होगी 11 पर यूनिट। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सा है कि जब आप नए यूनिट्स इशू करेंगे, देन उस केस में जिस उस दिन तक की जितनी भी आपकी इनकम है उसमें उस दिन की जितनी भी इनकम है तो उतना प्रपोर्शन भी आप उससे डिमांड करेंगे। अगर जो कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से आपके फंड में से लीव करता है तो उस दिन तक का जितना भी डिविडेंड है आप उसको डिविडेंड या हम कह सकते हैं इनकम एक्रूड है उसकी यूनिट्स पे उसको आप देंगे। तो ये हमारे डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इशू प्राइस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ऐसे रिडेम्पशन प्राइस कैसे निकालेंगे, आपकी ओपनिंग एनएवी जो भी होगी प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे जो भी आप उसको देंगे। ये हो गई हमारी डिविडेंड इक्वलाइजेशन की बात। फिर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड की। देखो रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था दो तरीके से आपको रिटर्न आती है, एक तो डिविडेंड के रूप में आती है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में आती है। अब डिविडेंड के रूप में साथ साथ एक तरीके से रिटर्न ऑन मिलती है आपको कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती हैं, एग्जाम्पल के समझाता हूँ, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड थी आपका ABC म्यूचुअल फंड की स्कीम थी आपकी। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या था, आपको एक तो डिविडेंड यील्ड था, आपका डिविडेंड यील्ड था लेट्स से 10% का, और आपको जो है इन्होंने कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था लेट्स से 100 रुपीज़ का किया था, 100 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया था कैपिटल गेन का। और आपकी जो है कैपिटल एप्रिसिएशन आपको जो मिला है, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिला है 1000 रुपीज़ का। और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेट्स से वो थी आपकी 10,000 रुपीज़ की। देन इस केस में जो आपका रिटर्न है वो कैसे निकालेंगे आप, एक तो आपको जो डिविडेंड मिला है डेट इज 10,000 इंटू 10%, 1000 का तो डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड प्लस आपको जो कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन मिला है उसको आप ऐड करेंगे 100 रुपीज़ का, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन जो मिला है आपको 1000 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इंटू 100 कर देंगे। देन आपको जो है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड निकल के आ जाएगा। सेम हमने फॉर्मूला बना दिया उसी के बिहाफ पे। एक तो आपको इनकम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, बेसिकली डिविडेंड है ये आपका, डिविडेंड या इंटरेस्ट का जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, दूसरा कैपिटल गेन के नाम पे जो भी आपको पैसा मिला है, प्लस आपकी जो एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, डेट इज आपका जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आप लिखते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी जो एनएवी एट द बिगिनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आप उससे डिवाइड करेंगे, इनटू आप जब 100 करते हैं देन आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, जो आपके म्यूचुअल फंड पे आपने ओवरऑल जो रिटर्न कमाया है वो निकल के आपका आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा केवल एक तो इस वाले फॉर्मूला पे
एक दूसरा हमारे जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, और एक आपकी एनएवी कैलकुलेशन। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पे आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे बेस हुए। मतलब जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनका बेस केवल 3 चीजें आपकी, एक तो आपको नेट असेट फाइंड आउट करना आना चाहिए, दूसरा आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे कितना पैसा आप देते हैं वो आना चाहिए, दूसरा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करते आना चाहिए। अगर आपको 3 चीजें कैलकुलेट करते हुए आती है, देन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के सेशन को अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आएंगे और कल के जो सेशन है उसमें जो बचा हुआ अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट जो अपने बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। देखिए आज जो हम कर चुके थे, हमारा केवल आज ईटीएफ बचा है, ईटीएफ को हम छोड़ चुके हैं, ईटीएफ को करेंगे कल से, ठीक है। तो हम जो है कैश फंड तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन को इधर ही रैप अप करते हैं। आज का जो भी सेशन में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, देन फिर उसके आगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।